Welcome to all students. Now today we are going to study the next method of valuation of goodwill. So students, आज हम लोग next method पढ़ने वाले हैं कि goodwill की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो लास्ट क्लास में आपने देखा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल निकालते हैं और अब जो मेथड है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम लोग करते क्या है कि सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो हमारी गुडविल की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू द सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब बात आती है कि ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो है ये तो क्वेश्चन में गिवन होता है कि कितना समय लगेगा कि उतना ही प्रॉफिट अगर अर्न करना हो आपको तो कितना समय लगेगा। अब इम्पॉर्टेंट जो बात यहाँ पे आती है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है और उसको हम कैसे निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉर्मूला तो है ही इसका, लेकिन मैं आपको पहले इसको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट जो होता है वो ऐसा प्रॉफिट होता है जो कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा आता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? सो स्टूडेंट, जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं तो हमेशा यही पहले हम अपने दिमाग में सोचते हैं या कैलकुलेट करते हैं या पता करते हैं कि इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट आ सकता है। व्हाट इज़ द नॉर्मल प्रॉफिट। देखो, कोई भी बिज़नेस करोगे तो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है आपका। तो हम सबसे पहले बिज़नेस शुरू करने से पहले देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो नॉर्मली ये बिज़नेस करने वाले लोग कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसको बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। सो अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपके बिजनेस में जो कैपिटल है दैट इज 1 लाख एंड द नॉर्मल प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वैसे इसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट इस बिजनेस में आता है। तो जैसे मान लीजिए आपने पता किया कि इस प्रॉफिट के अंदर, इस बिजनेस के अंदर जो नॉर्मल प्रॉफिट आता है वो 20% आता है। तो अब आपका अगर ये बिजनेस चलता है और ठीक ठाक, आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट जो आपका आएगा वो आपकी कैपिटल का 20% आएगा। सो दैट इज इक्वल टू 20,000। तो दिस इज़ योर नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन जब हम उसको अपने एवरेज प्रॉफिट के साथ कंपेयर करते हैं सो एवरेज प्रॉफिट, मान लीजिए आपके बिजनेस में जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो 30,000 रुपीज़ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने नॉर्मली प्रॉफिट कितना कमाना था? नॉर्मली आपको प्रॉफिट आना चाहिए था सिर्फ 20,000, लेकिन आप लोग जो हैं बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत एफिशिएंट हैं और आप अपना प्रॉफिट जो है नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा लेते हैं। सो ये जितना आपने प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया है उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट जो प्रॉफिट फार्मूला बन के आता है एंड दैट फार्मूला इज कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सुपर प्रॉफिट। अब बात आती है कि हमारा फार्मूला क्या है। हमारा फार्मूला ये है कि सुपर प्रॉफिट को हम लोगों को नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करना है तो हमें गुडविल पता चल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बिजनेस में जो कैपिटल लगी हुई थी वो थी 1 लाख रुपीज़, करेक्ट। सो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये जो बिजनेस में पैसा लगा होता है इसको बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में, अकाउंटिंग टर्म्स में इसको बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब है कि आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है। So capital employed means the capital invested in the firm to carry on the business. बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लगता है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रेलेवेंस है। आप हायर स्टडीज़ में भी जब इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में तो भी इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत बार आने वाला है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। सो अब हम देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो अप्रोच हैं। पहली अप्रोच को बोलते हैं लाइबिलिटी अप्रोच। सो देयर आर 2 वेज टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 तरीके हैं, एक आपका है लाइबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरी अप्रोच को बोलते हैं एसेट साइड अप्रोच। अब हम इसके दोनों के जो है यहाँ पर तरीके सीखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो सबसे पहले हमारा लाइबिलिटी अप्रोच में हम क्या करते हैं? सो लाइबिलिटी अप्रोच के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, सो कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल इफ इट इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो अगर गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, एंड फिक्टिशियस एसेट्स को भी उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स जो हैं वो रियल में एसेट्स नहीं होते, वो सिर्फ हम अकाउंटिंग पर्पस के लिए, अकाउंटिंग का डबल एस्पेक्ट पूरा करने के लिए उसको दिखाया जाता है। तो फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कि आपने कुछ एक्सपेंसेस हैं वो पूरी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ नहीं करे, यानी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिसको आपने पूरी तरह से अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो किया। अब वो क्यों नहीं शो किया? वो इसलिए शो नहीं किया क्योंकि उस एक्सपेंसेस का बेनिफिट आपको आने वाले कुछ सालों में आने वाला है। तो मान लीजिए कि हमने 3 साल तक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे कर दिए, लेकिन उसका बेनिफिट हमें 3 साल तक मिलेगा। तो हम वो जो 3 लाख एक्सपेंसेस हैं एडवर्टीजमेंट के, उसका 1 लाख अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे और रिमेनिंग जो 2 लाख हैं उसको एसेट साइड पे शो कर देंगे। तो वो जो advertisement expense होगा which is not charged to the profit and loss account, that is called as a fictitious assets. So to find out capital employed, what is the formula? Capital plus reserve minus goodwill if it is appearing in the books of accounts, minus fictitious assets and minus non trade investment. अब ये नया टर्म आ गया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो नाउ आई विल टेल यू ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो आपको मालूम ही है कि हम लोग शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में जो पैसे लगाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती हैं, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और दूसरी होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सो हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड में से, तो ये बात आपको समझनी होगी। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? सो स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से सुनिएगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड टू अर्न रेवेन्यू बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड टू अर्न इनकम, to earn income by investing surplus funds, यानी जो भी पैसा आपके पास सरप्लस बचता है उसमें आप इनकम अर्न करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एंड नॉट फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, यानी आप वो पैसा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज़ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आप इनकम अर्न करना चाहते हैं और ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको आप अपने बिजनेस के पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेंगे, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। सो अगेन आई एम कमिंग बैक टू द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल इफ इट इज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स एंड माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसको आप बिजनेस में फर्दर बिजनेस बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट जो है आप सिर्फ इनकम अर्न करने के लिए रखते हैं। सो दैट इज़ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड अंडर द लाइबिलिटी साइड अप्रोच। नाउ मूविंग अहेड वी विल स्टडी how to find capital employed using the asset side approach. So now write down the formula. Under the asset side approach, capital employed, CE का मतलब होता है capital employed. So capital employed is equal to all assets except goodwill and non trade investment. तो ये दोनों चीज़ें हमें नहीं लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें कंसिडर नहीं करना और फिक्टिशियस एसेट भी कंसिडर नहीं करना।
तो जैसे हमने देखा था लाइबिलिटी अप्रोच में भी ये तीनों चीज़ें कंसिडर नहीं करते हैं, सेम चीज़ हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। तो ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स एंड माइनस द आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज के एग्जांपल्स जैसे मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड पेएबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ऑल दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल टू आउटसाइडर्स। तो इंटरनल लाइबिलिटीज जैसे कि कैपिटल होती है जो बिजनेस में ओनर लगाता है, वो भी बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, लेकिन वो एक इंटरनल लाइबिलिटी है। सिमिलरली जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती हैं कि जो बिजनेस की लाइबिलिटीज़ बाहर वालों के लिए है, जैसे कि हमारे सप्लायर्स हैं, ट्रेड पेएबल्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो वो चीज़ें इसमें से माइनस करते हैं। सो दिस इज द अप्रोच ऑफ एसेट साइड। So now again I am revising you quickly. I am revising you how to find the goodwill under super profit method. Goodwill is equal to super profit multiplied by number of years of purchase. So what is super profit? So super profit is equal to average profit minus normal profit. What is average profit? Average profit is the average of your profits of the last so many years, last 3 years, last 5 years, the way it is given in the question. So average profit and normal profit is basically the profit that is earned by the business in the normal course of business. तो normally जो भी profit हम business में earn करते हैं उसको normal profit बोलते हैं। So अब normal profit जो है वो हम average profit में से minus कर देंगे तो super profit आ जाएगा। तो हमारा formula क्या कहता है? हमारा formula कहता है super profit multiplied by number of years of purchase. So this is how we find the super profit. So ये जो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो अप्रोचेज हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमें कौन से मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होगी। तो स्टूडेंट्स उसका सिंपल आंसर है कि जैसी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई हो तो वैसे ही आप इन दोनों में से कोई भी एक अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको लायबिलिटी साइड अप्रोच की इंफॉर्मेशन दी गई है तो आप लायबिलिटी साइड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप एसेट साइड का इंफॉर्मेशन दिया गया है तो आप एसेट साइड की अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड अंडर द लायबिलिटी साइड, व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज capital plus reserves minus goodwill if existing in the books of account minus fictitious assets and minus non-trade investment. Now what is non-trade investment? Non-trade investments are those investments that are made to earn revenue by investing surplus funds and not for the purpose of furtherance of business. तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको हम बिजनेस में यूज़ नहीं करना चाहते एंड जिसपे हम सिर्फ इंटरेस्ट या इनकम अर्न करना चाहते हैं तो उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल एम्प्लॉयड में से इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम निकाल देंगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है। सो एसेट अप्रोच में क्या करते हैं? एसेट अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑल एसेट्स को प्लस करते हैं, लेकिन उसके अंदर गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना। ये सारे एसेट्स का जो टोटल आएगा उसमें से जो भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं तो वो माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगा।